एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज से हम लोग जो एसएसटी है सीटेट के लिए उसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग पहले कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो जब तक हमारा नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ जाता तब तक हम लोग सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो। ठीक है। अब कुछ लोगों को ना तो लग रहा होगा कि ये सारे सब्जेक्ट कहाँ पूछे जाते हैं। अरे भाई, उसी एसएसटी के ये सारे विषय हैं। ठीक है। कुछ लोग बहुत भोले होते हैं तो जिनको ये भी नहीं समझ आता कि ये सेपरेट सेपरेट जो है मतलब कि सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। खैर, मजाक की बात थी। तो आज से हम लोग पहले जो है एसएसटी के एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जिस दिन से नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लोग एकदम प्रॉपरली जो एनसीईआरटी की बुक है उससे एक एक चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो सॉल्व करेंगे। और अंत में जब हमारा एग्ज़ाम एकदम नज़दीक रह जाएगा तो मैराथन में हम सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं एक एक चैप्टर एक दिन में एक बुक समाप्त करके सारे के सारे मतलब रिवाइज करवा देंगे। तो ईमानदारी से आज से स्टार्ट हो जाइए आप हमारे साथ सीटेट के इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में एसएसटी को एकदम फोड़ देने के लिए। ठीक है। तो चलिए इन सभी बातों के साथ करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। इसके पहले हमने एक वीडियो सीडीपी का सॉल्व कराया हुआ है, आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए। प्रॉपर आज से आपको ये क्लासेस हमारे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। अभी थोड़ा इसका टाइम वगैरह फिक्स करने में अभी नहीं बताएंगे कि कौन सा टाइम एकदम फिक्स कर देंगे। 2-3 दिन में हम एकदम टाइम भी क्लियर कर लेंगे कि हाँ इसी टाइम पे ये क्लास आपको मिलेगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक वाइक करके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। पीडीएफ के लिए और किसी भी तरह के कोई भी क्वेरी हो उन सब के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ, डेली क्लासेस की लिंक और भी एक्स्ट्रा जो जानकारी वगैरह है वो मिलती रहती है। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। तो जो हम लोग बाजार बाजार कहते रहते हैं आखिर ये बाजार है क्या। अब देखिए उसमें जो है हमारे एसएसटी वाले सेक्शन में आपको दो जगहों पे ये देखने को मिलेगा। एक तो जो पॉलिटी वाला सेक्शन है क्लास 6 उसमें भी देखने को मिलेगा और इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि चलो बताओ बाजार जो हम लोग बाजार बाजार कहते हैं वो है क्या एग्जैक्टली। ऑप्शंस क्या है हमारे पास कि एक दुकान जहां उद्योगपतियों के द्वारा निर्मित जो वस्तुएं हैं वो बेची जाती हैं। तो ये तो नहीं होगा, वो बाजार नहीं होगा, वो तो एक सेपरेट दुकान हो जाएगी किसी एक व्यक्ति की। दूसरा कह रहे हैं एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। तीसरा कह रहे हैं कि एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका डी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है। डी में आपसे क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। आप लोगों ने गांव में देखा होगा एक स्थानीय जगह होती है, मतलब सेपरेट जगह होती है जिसको बाजार कहा जाता है और उसमें हर तरह की वस्तुएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। फिर चाहे वो सब्जी हो, चाहे कपड़े हो, या फिर कोई मतलब में भी कभी कभी ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी देखने को मिल जाते हैं जैसे टॉर्च वगैरह हो गया। तो हर तरह की चीज़ें आपको बाजार में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। चलिए यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो बाजार वह स्थान होता है जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूल और प्रेरक स्थितियां उपस्थित होती हैं और क्रेता यानी कि खरीदने वाला और विक्रेता अर्थात बेचने वाला अपने माल को आसानी से बेच और खरीद सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में आपको 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इस मतलब मोस्टली 3 पार्ट्स में, बाकी अन्य पार्ट्स भी आ जाते हैं, 4th 5th भी आती हैं, लेकिन जो मेन 3 है उसके बारे में हम देखेंगे। हमारे पास विकल्प क्या है, कृषि, व्यापार, मछली पालन या खनन। ठीक है। कह रहे हैं कि मतलब प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो पहले यही जानिए कि इन ये जो मतलब 3 हैं वो हैं मतलब कौन सी एग्जैक्टली। तो हम लोग अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है। 3 क्षेत्र कौन से हैं। पहला तो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। अब आप सोच रहे होंगे पहला दूसरा इसमें ऐसा क्या स्पेशल बता रहे हैं, तो भी बता रहे हैं। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। क्या है, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जिसे जो है प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक सेक्टर मतलब द्वितीयक जो क्षेत्र है उसे हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को हम लोग टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि वो चीज़ें आती हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हों। ठीक है। जैसे खेती करना हो गया
माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? प्राथमिक क्षेत्र में। वहीं यदि हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में आपको उद्योग धंधे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कोई फैक्ट्री हो गई जिसमें सपोज दैट एक किसी किसान के द्वारा आलू को उगाया गया, तो वो क्या हुआ, आलू को उन्होंने उगाया, वो प्राथमिक क्षेत्र हुआ। उन्होंने उस आलू को किसी व्यापारी को बेच दिया और वो व्यापारी ले जा करके उसे एक फैक्ट्री में दिए और उस फैक्ट्री में उस आलू से चिप्स बना, ठीक है। तो ये जो चिप्स बन रहा है जहाँ पे, वो क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र है। कल को जब वो चिप्स वगैरह बना लेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बना के उसे फैक्ट्री में रख देंगे, नहीं, उसको बेचेंगे किसी ना किसी को। तो वो जिस दुकान वाले को बेच रहे हैं या वो दुकान वाला जिस व्यक्ति को बेच रहा है, वो सब क्या है, वो टर्सरी सेक्टर है, यानी कि सेवा क्षेत्र है। क्या कर रहे हैं दुकान वाले, सर्विस दे रहे हैं। हमें अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम लोग दुकान के पास जाते हैं, दुकान वाले जो चीज़ें रखे हुए हैं वो हमें प्रदान करते हैं, तो वो क्या है, वो एक तरह से सेवा कर रहे हैं। अब सेवा भाव उस तरह से मत समझ लीजिएगा कि मुफ्त में कर रहे हैं, भाई मुफ्त में क्यों करेंगे। जैसे अभी हम आपको जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, ऑनलाइन जो भी चीज़ें हम आपके साथ मतलब शेयर कर रहे हैं, फिर चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो ये क्लासेस हैं, ये सब क्या है, ये टर्सरी सेक्टर की चीज़ें हैं, यानी कि हम सेवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं वो हमने देखा। तो आप देखिए, हमने आपको बताया कि जो प्राथमिक सेक्टर है यानी कि प्राइमरी सेक्टर है, उसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। माइनिंग और फिशिंग, फिशिंग मतलब मछली पालन, माइनिंग अर्थात खनन, ठीक है। वहीं यदि हम व्यापार की बात करें तो ये आपको सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलेगा। कहाँ? सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो यही वाला इसका उत्तर हो जाएगा कि दूसरा वाला प्राथमिक सेक्टर में नहीं आता है। चलिए इसकी व्याख्या और मतलब अलग तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, इसमें आपको कृषि, मछली पालन और खनन जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर हम सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें व्यापार और वाणिज्य देखने को मिलेगा। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें बैंक हो गया, बीमा हो गया, विद्यालय हो गया, जो दुकानें वगैरह हैं वो हो गया, ऑनलाइन टीचिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो तीनों सेक्टर के बारे में अच्छे से जाने रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि PHC का अर्थ क्या है, अर्थात कुल मिला के ये आपसे फुल फॉर्म जानना चाह रहे हैं PHC का, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पब्लिक हेल्थ कोर्ट, दूसरा कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ सेंटर, तीसरा है पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन, चौथा है प्राइवेट हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी वाला, यानी कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर यानी जन स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे मानक समय से पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं आपसे कि यदि जून में लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो ये मतलब मानक समय है वो लंदन में जो मतलब कि मानक समय है उससे हमारे यहाँ का मानक समय कितना है, तो 5.5 घंटा आगे है। क्या है, 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ का 5.5 घंटा आगे है तो इनके यहाँ यदि 10 बजे हैं तो हमारे यहाँ कितना बजा होगा, ठीक है। हमारे पास विकल्प क्या है, 3, 3.5 या फिर जो है 2 या फिर 2.5। अब इन सब को देख के ये तो समझ आ रहा है कि अगर 5.5 घंटा आगे है तो कम से कम पहला और तीसरा ये विकल्प तो नहीं होगा। जब भी होगा या तो 2.5 बजे होंगे या तो 3.5 बजे होंगे। तो आप जो है 10 को मतलब 10 बजे हैं उसमें 5.5 घंटा आगे जो है जोड़ लीजिए, जो आ जाएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा और इसका जो विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 3.5 बजे, ठीक है। तो ये देखिए जोड़ के यहाँ पे बता भी दिया गया है विकल्प में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो लंदन का मतलब मानक समय है वहाँ से हमारे यहाँ का यानी कि भारतीय मानक समय 5.5 घंटा आगे है। ज्योग्राफी में ये वाला मतलब जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है, हमने कवर भी किया है एक एक लाइन ज्योग्राफी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप चाहें तो उन्हें देख भी सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगी। वैसे तो NCERT है, सभी के लिए मस्ट है, लेकिन जो लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो रामबाण है। उन्हें और कुछ एग्जैक्टली पढ़ना ही नहीं है, केवल और केवल NCERT ही अच्छे से एकदम चार्ट जानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, तो ये ज्योग्राफी नहीं, जो हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें जो पुरुष है वो स्त्री पर अपनी प्रधानता यानी अपनी प्रभुता जो है वो सिद्ध करता है, उसे उत्पीड़ित करता है, उसे टॉर्चर करता है, उसका शोषण करता है, ये जो चीज़ है वो क्या कहलाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। विकल्प देखिए, फांसीवाद नहीं होगा, राजतंत्र नहीं होगा, पितृसत्तात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पितृसत्तात्मक। अभी हमारा जो भारतीय समाज है वो कैसा है, ये
पैट्रियार्कल ही है, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज ही है। और यहाँ पे आप देखिए जो पुरुष हैं वो स्त्रियों पर अपना वर्चस्व स्थापित करते रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसका उत्तर हो जाएगा कि पितृसत्तात्मक प्रणाली के अंतर्गत जो पुरुष प्रधान समाज है वो आपको देखने को मिलता है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल आप देखिए ना, हम लोग यद्यपि हमें जन्म देने का काम हमारी माता करती हैं, उन्होंने हमें जन्म भी दिया, अपने पेट में भी 9 महीने तक रखा, उसके बाद जब बच्चा च्यां च्यां कर रहा है उसकी साफ सफाई से लेकर के उसको स्कूल भेजने तक का सारा काम माता जी ने किया। बावजूद इसके जब हम लोग मतलब कि सोसाइटी में जाने जाते हैं किस नाम से, पापा के नाम से, ठीक है। किस नाम से जाने जाते हैं, पापा के नाम से, फलाने की बिटिया, फलाने की बिटवा। कोई नहीं कहता कि फलानी की बिटिया या फलानी का बिटवा। मायके में मैं भी कहते हूँ, लेकिन ससुराल में बिल्कुल नहीं। तो अगर आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, मतलब जहाँ से आपके मतलब पिताजी हैं, वहाँ पे आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपको आपकी मम्मी किससे जो है, मैं आपकी मम्मी के नाम से जाना जाता हूँ। ये क्या है, ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का ही तो एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, तो पितृसत्तात्मक प्रणाली के अंतर्गत आप देखिए तो पुरुष प्रधान समाज होता है और ये स्त्रियों को उत्पीड़ित करते हैं, शोषित करते हैं। और वर्तमान का समाज हमने आपको बताया कि पितृसत्तात्मक ही है। अब कुछ लोग ना अभी आके ज्ञान बांचेंगे कि अरे रील्स देखो, अरे भैया रील की दुनिया और रियल की दुनिया में बहुत अंतर है, ठीक है। वो जो रील्स वाले हैं ना, उन्हें केवल पैसे कमाने से मतलब है। उन लोगों ने तो और ही महिलाओं को एकदम बर्बाद करके रखा, मतलब नाम ही एकदम खराब कर दिया है। जो चीज़ें हैं एग्जैक्टली उसको दिखाने के बजाय केवल काल्पनिक चीज़ों को दिखाते हैं रील्स में। तो रील्स वाली दुनिया को रियल की दुनिया से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वैसा कुछ ओरिजिनल में नहीं होता है, ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब तो करेंगे ही, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि जो 20 नंबर की पैडागॉजी आती है, क्या आती है, पैडागॉजी, किसमें टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चंस एसएसटी में पूछे जाते हैं, जिसमें 40 मार्क्स तो इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है, जबकि 20 मार्क्स जो है आपको पैडागॉजी से देखने को मिल जाता है। तो हम लोग इसमें पैडागॉजी भी कवर करेंगे और जो 40 मार्क्स स्पेसिफिक एनसीईआरटी से बनते हैं वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो मतलब नो टेंशन, ओनली पढ़ाई। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है वो आपको हिस्ट्री से देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो प्रशस्ति के बारे में गलत है, ठीक है। गलत पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शंस देखिए कि राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी अर्थात कवि या विद्वान व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती थी प्रशस्तियाँ, तो ये बात तो एकदम ठीक है। दूसरा, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, स्वयं लिखा करते थे, ये एक बार सोचने वाली बात है। तीसरा कह रहे हैं कि ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं, ये बात ठीक है। कह रहे हैं प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियां का वर्णन किया जाता था, ये बात भी ठीक है। तो बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो रॉन्ग है। इसमें दरअसल ये थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया है, बी होना चाहिए था ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि प्राय मतलब कि राजा खुद थोड़ी ना लिखते थे, इतना उनको कहाँ छुट्टी थी, इतना उनके पास नॉलेज ही कहाँ थी। वो तो लिखवाया करते थे, वो बैठे हुए हैं, उनके सम्मान में उनको बढ़ा चढ़ा करके जो लिखने वाला काम है उनके दरबारी कवि वगैरह किया करते थे। तो इसका उत्तर जो है वो बी वाला होगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, बुक में बी दिया था जो कि गलत है, ठीक है। और अभी की जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ना, इससे आपका एक चीज़ और भी जो है क्लियर हो रहा है कि हम लोग ये यूथ कंपटीशन की जो मतलब टेस्ट सीरीज आती है, टेस्ट सीरीज में टेस्ट लगाने के लिए आते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, आगे जब हम एनसीईआरटी आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज, तो वो सारे क्वेश्चंस हम खुद टाइप करेंगे, हम अपने द्वारा बनाएंगे, उसको ना किसी बुक से नहीं लाएंगे। अभी तो आपको एक प्रॉपर मतलब कि जैसे बुक वगैरह रहती है ना, तो लोगों को थोड़ा मतलब कि अच्छा भरोसा जमता है कि ये बुक है, काफ़ी दिनों से चल रही है, तो मे भी जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। जबकि ऐसा नहीं है, जो खुद एग्ज़ाम दिया हुआ है उसको ज़्यादा अच्छी नॉलेज हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो प्रशस्ति है वो एक प्रकार की प्रशंसा होती है, जिसे राजा के दरबारी कवि ये लोग राजा की प्रशंसा में लिखा करते थे, ऊपर से बढ़ा चढ़ा करके, ठीक है। और इसमें राजा की उपलब्धियों का वर्णन होता था, राजा इसको स्वयं नहीं लिखते थे, उनके पास का भी नहीं था, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है, तो हरिशेन के द्वारा। और इस हरिशेन के द्वारा जो ये प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है उसमें समुद्रगुप्त की प्रशंसा और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। समुद्रगुप्त के बारे में क्लास 6 की एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन।
और नई वाली एनसीईआरटी ना उतनी अच्छी नहीं है जितनी पुरानी वाली एनसीईआरटी अच्छी है, तो हम लोग नई पुरानी सब देखेंगे, परेशान ना हो आप लोग, बस आप लोग पढ़ने पे फोकस्ड रहें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये पैडागोजी से रिलेटेड है, लेकिन सामाजिक विज्ञान की पैडागोजी है। क्या कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं, सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कि सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, ये तो होना ही चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, तो सामाजिक विज्ञापन का ये उद्देश्य होना तो नहीं चाहिए। दूसरा, तीसरा हो गया जनसाधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने के लिए अभिप्रेरित करना, और तीसरा क्या है कि चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना, तो ये बात भी ठीक है। दूसरा वाला ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने पर्सनल लाभ के लिए कोई विज्ञापन दे रहे हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सामाजिक लोगों के लिए नहीं है, वो आपके खुद के हित के लिए है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ देखिए कि समाज में जागरूकता फैलाने तथा उनको एजुकेट करने के लिए जिस विज्ञापन की सहायता लेते हैं उसे हम लोग सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर जो उत्पादों का विज्ञापन दिया जाता है वो किसी भी तरह से सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं, वो तो पर्सनल आपका हित है, ठीक है। चलें, टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन आए, ठीक है। चलें, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या करें कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया, ठीक। चलिए, हमारे पास विकल्प क्या है, रंगमंच, चलचित्र, रेडियो या पत्रिकाएं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो पत्रिकाएं हैं उनके द्वारा ही ये सारी चीज़ें की गई थी। तो 19वीं शताब्दी के दौरान पत्र पत्रिकाओं के डेवलपमेंट ने सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बाद वाद विवाद और चर्चाओं को थोड़ा सुगम, मतलब होता है ईजी, अर्थात आसान बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे कि बंगाल में, फिर उसके बाद डैश डैश, प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो जो डैश डैश है उसके मतलब कि उसमें क्या फिल होगा ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए कि समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, दूसरा परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, तीसरा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, और चौथा क्या है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैसे तो होना चाहिए ऑप्शन सी वाला है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और अपने धर्मपरायणता घोषित करने और अनुयायी बनाने के लिए। एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, जैसे सीटेट में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हैं, ठीक है, सपोज दैट आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन का इसका आंसर होना चाहिए, तो आप एक तुक्का मार सकते हैं, और वो तुक्का क्या है, जो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन दिख रहा हो जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसको आप तुक्का मार सकते हैं। कम से कम छोड़ने से तो बेहतर ही होगा, क्योंकि आपको बताया कि माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो तुक्का वगैरह भी लगाना पड़ता है एग्ज़ाम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला, कि बंगाल में प्रायः अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने और अनुयायी बनाने के लिए उन व्यक्तियों अथवा समूहों के द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये हिस्ट्री से आ रहा है। राजा राम मोहन राय के बारे में क्वेश्चन बन रहा है कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध होना चाहिए था, स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती प्रथा, बाल विवाह आदि के बारे में प्रचार करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया करते थे। यानी कि आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा सती प्रथा को बैन कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आगे चल करके 1829 में आप देखिए कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश सरकार के द्वारा सती प्रथा को बैन भी किया गया 1829 में, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो रोल रहा है वो राजा राम मोहन राय जी का रहा है। तो उन लोगों ने किस तरह से ये सब करने में क्या काम किया, किस तरह से किया, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे। अच्छा, दूसरा, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। तीसरा,
वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, और चौथा क्या है, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे। तो ये सब कुछ भी नहीं है, बी वाला ठीक हो जाएगा कि वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग किया करते थे। अब जाहिर सी बात है कि लोगों को यही लगता था कि हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। सती माता की जय, ये जो सती माता है, ये जो सती माता की जय बोल के लड़की को जिंदा जला दिया जाता था उसके पति की चिता पे, ये उन्हें यही तो लगता था ना कि ये हमारे धर्म का मसला है, हमारे धर्म ग्रंथों में इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आप उसका खंडन करना चाहते हैं तो आपको वहीं से चीज़ों को उठाना पड़ेगा, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे धर्म ग्रंथ इस तरह की कुरीति को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो इस वजह से राजा राम मोहन राय जी जैसे जो भी महान विचारक हुए हैं, उन लोगों ने धार्मिक पाठों का ही सहारा लिया। आप वैसे कितना भी ज्ञान दे देते, कुछ असर ना होता। सामाजिक जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से चेंज नहीं होती, उनको आसान करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो वो परिश्रम आप सही दिशा में करेंगे तभी तो सफलता हासिल होगी। तो उन्होंने सही दिशा में किया, धार्मिक जो ग्रंथ हैं उन्हीं के श्लोकों का सहारा लेकर के लोगों को समझाया कि देखिए ये सभी कुरीतियां हैं, इनको समाप्त करना चाहिए, ये हमारे धर्म ग्रंथ इसको बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक, चलें। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विज्ञापन हद हो गई है, व्याख्या में कि राजा राम मोहन राय जो है वो सामाजिक अन्याय के प्रचार प्रसार के लिए तथा उसके प्रति अपनी जो सोच है उसको सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठ्य पुस्तकों के श्लोकों को प्रमाण के तौर पर यूज़ किया करते थे। और इस प्रचार प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में एक ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, ध्यान रखिएगा 1828 में। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है बागवानी से आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। आपको इसको मैच करना है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एक साइड एग्रीकल्चर दिया हुआ है, फिर उद्यान कृषि, फिर मत्स्य पालन, फिर द्राक्षा। द्राक्षा जानते हैं किसको कहते हैं? अंगूर को कहा जाता है। किसको? अंगूर को। ठीक, तो चलिए मैच कर लेंगे। सबसे पहले तो डी वाला ही मिला लेते हैं क्योंकि द्राक्षा का हमने अभी आपको बताया अंगूर होता है। तो द्राक्षा कृषि क्या हो जाएगा? अंगूरों की खेती। तो डी का 1 आप देखिए कहाँ पे है। यदि आपको डी का 1 पता है तो आपका उत्तर मिल गया आपको कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अन्य जो है उन्हें मिलाइए। मत्स्य मतलब मछली होता है तो इसका हो जाएगा मत्स्य पालन अर्थात मछली पालना। उद्यान, तो उद्यान का क्या हो जाएगा? फूल फल और सब्जियाँ उगाना। और कृषि का हो जाएगा फसल उगाना और खेती करना। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए कि ए का 2 और बी का 3 और सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग बहुत जल्दी ईवीएस के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। आप लोग चाहें तो हम लोग जुलाई के लिए जो है ईवीएस के प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, क्योंकि जुलाई में एग्जाम हुआ नहीं, तो आप उन प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। अब देखिए, चाहे जितने पुराने सेट्स हों आप उन्हें देख सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ करंट मतलब कि करंट की चीज़ें अपडेट नहीं होती। ऐसा तो है नहीं कि कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं। जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो भी उतनी ही काम की हैं जितनी कि आज जो बन रही हैं। वो बस मेहनत करनी पड़ती है जो रिकॉर्ड कर रहा है उसको, बाकी और कुछ भी नहीं है। पुराना वाला आज भी उतना ही काम का है जितना कि उस टाइम पे था जब हम बना रहे थे। चलिए आगे देखिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी की जाती थी, क्यों? तो हम लोग देखेंगे जो 6वीं शती ईसा पूर्व का राजनीतिक भारतीय दशा थी उसमें आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी जाती है। कितने? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें सबसे बड़ा जो जनपद था वो था मगध महाजनपद। और एक आपको याद रखना है, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का एग्जाम है नहीं, जैसे यूपी टेट होता तो हम लोग उसमें देखते कि स्पेसिफिक यूपी में कितने हैं, ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे वर्तमान में 8 ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग किया करते थे, उनके नाम आपको जानना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये सेंटर का एग्जाम है तो बहुत इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें। हम लोग देख लेंगे कि ये जो महाजनपद थे इनकी मजबूत किलेबंदी क्यों की जाती थी। पहला कि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। पहले विकल्प किस तरह से दिए हैं? अच्छा, 1 लाइनर टाइप का है। दूसरा कि शासकों को आक्रमण का भय रहता था और वे स्वयं की रक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। एकदम सही बात है। और बस हो गया, उत्तर हमको मिल गया। तो समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, ऐसा भी नहीं है। देखिए, यदि आपको ऑप्शन में 1 2 3 4 टाइप का दिया होता ना तो ये सभी की सभी चीज़ें आपको सही लगती, लेकिन चूंकि एकदम हमें सीटेट में क्या करना होता है कि सबसे अच्छा जो विकल्प है वो चूज करना होता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि जो महाजनपद थे जिनमें बहुत ज़्यादा मजबूत किलेबंदी की जाती
थी उसके पीछे का जो मुख्य कारण था वो यही था कि जो शासक थे वहाँ के, उनको डर रहता था कि कहीं कोई शत्रु जो है वो आक्रमण ना कर दे। ठीक है, तो शत्रुओं के आक्रमण के डर के कारण अपनी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके, इस वजह से वो लोग क्या करते थे, बहुत ही मजबूत किले बनवाया करते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसकी व्याख्या कि महाजनपदों की उत्पत्ति महत्वाकांक्षा के कारण हुई। तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सेना और साम्राज्य का डेवलपमेंट यानी विस्तार करना चाहता था। इसलिए प्रत्येक महाजनपद की रक्षा के लिए अपने महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी करवानी पड़ी। और उस टाइम में आप देखिए कि 16 जो महाजनपद हैं उनकी संख्या हमें मिल जाती है। ये क्लास 6 की ही एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए कि उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, यानी कि जो उद्योगपति हैं वो अपना उद्योग कब स्थापित करेंगे। पहला कि वे सरकार अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं, तो बस पहला वाला ही विकल्प हो जाएगा। कब कस्बे विकसित करने से उनको क्या लेना देना, ये सब काम तो सरकार का होता है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए इनिशिएटिव से उनका लाभ कम हो। अरे लाभ कम होगा तब कहाँ वो करेंगे, जब जहाँ ज़्यादा लाभ होगा वहाँ काम करेंगे। कह रहे हैं अपने मूल निवास स्थान को विकसित कर सकें, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। जो उद्योगपति हैं उनको अपना लाभ दिखता है, पर्सनल कितना जो है गेन हो रहा है इससे उनको मतलब है। तो जब सरकार जो है जो नीतियाँ बनाती हैं, यदि वो उनके अनुकूल है, उनको लगता है कि हाँ इसमें अपना खूब पैसा कमाएगा, तब फिर जो है वो क्या करते हैं, उद्योग स्थापित करते हैं। ठीक है, तो विकल्प इसका पहला जो है वो ठीक हो जाएगा। आगे देखिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन कि लगभग 3900 वर्ष पहले प्रारंभिक नगर, कौन सा नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। आपको बताना है कि जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से वो कौन सा कारण नहीं है। हमारे पास विकल्प क्या है कि जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, तो ये बात तो सही है। दूसरा कह रहे हैं कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हो गया। तीसरा कह रहे हैं नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए, तो हाँ अकाल की स्थिति ऐसी जो है संभावनाएं जताई जाती हैं। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता और लड़ाई, तो कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से भी उनका जो विनाश है वो हुआ होगा। तो बस दूसरा वाला गलत है, बाकी सारे के सारे पॉइंट सही दिए हुए हैं। तो आप देखिए कि हड़प्पा की खुदाई से उनके पतन यानी कि वो क्यों समाप्त हुआ उसके कारणों का अनुमान लगाया जाता है। और अलग अलग जो पुरातत्वविद हैं, तो जो लोग धरती की खुदाई करते हैं उन्हें कहा जाता है पुरातत्वविद। उन लोगों ने अलग अलग कारणों को बताया है कि ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इतनी जो है विकसित जो सभ्यता थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही डेवलप्ड सभ्यता थी, एकदम नगरीय सभ्यता थी, तो उसका अगर विनाश हुआ है तो उसके पीछे सभी अपना अपना जो कारण है वो बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, इस वजह से आक्रमण हुआ, जैसे आर्यों का आक्रमण हुआ। नदियाँ जो है उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया जिसके कारण अकाल या सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। क्लाइमेट चेंज, जैसे आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो उस तरह की सिचुएशन भी हुई रही होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये मतलब कि जानवरों ने इतना ज़्यादा चराई कर दिया कि मृदा अपरदन हुआ, तो ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फिर से कह रहे हैं यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। बड़े परिश्रम के बाद ये क्लासेस मतलब आप लोगों के सामने आ पाती हैं। आगे देखिए, और ये आधुनिक भारत से आ रहा है क्वेश्चन। ज़्यादातर क्वेश्चन हमने जो देखे थे वो प्राचीन इतिहास से ही था, लेकिन ये वाला आधुनिक इतिहास से आ रहा है, क्लास 8 से। ठीक है, आधुनिक इतिहास आपको कहाँ देखने को मिलता है, क्लास 8 में, वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ऑप्शंस देखिए कि उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, जाहिर सी बात है। दूसरा, उनकी गतिविधि जो है वो प्रतिबंधित हो गई थी, तो ये बात भी ठीक है। बेरोजगारी, शोषण, वैसे तो सबका सब जो है समस्याएं जो है जो किसान थे उनको देखना पड़ा, लेकिन जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मुख्य जो मतलब विकल्प होगा, मेन जो होगा उसी को ही उत्तर टिक करना है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कि जो उनकी गतिविधियां हैं वो प्रतिबंधित हुई। अब जब उनकी गतिविधियां प्रतिबंधित हुई तो उसी में आप देखिए कि उत्पादन में गिरावट भी आएगी, बेरोजगारी, शोषण, हर चीज़ उसमें शामिल हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन के टाइम पीरियड में जो स्थानांतरित कृषक थे उन्हें सभी गतिविधियों पे जो है उनके प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने टोटल 15 क्वेश्चंस आज आपको सॉल्व कराए।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आई होगी। यदि आपको क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ आई है, बाकी सारी चीज़ें ठीक रही है और आपने पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, तो आप सभी को इस सब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद ही आया होगा। लाइक वाइक करके क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।